विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। महासागरीय धाराएं कर रहे थे हम लोग, ओशियनिक करंट्स। आज करवा रहे हैं प्रशांत महासागर की धाराएं। ठीक है, पूरा डिटेल में करना है, 16 नंबर के हिसाब से तैयार करना है। पीसीएस में आपने मेंस में क्वेश्चन बनेगा, डायग्राम वगैरह तैयार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अटलांटिक महासागर की अपेक्षा प्रशांत महासागर अधिक विस्तृत और तटवर्ती प्रदेशों का आकार भिन्न है। दोनों महासागरों को देखिए आप, ग्लोब पर ही अगर देखेंगे तो अटलांटिक महासागर खाली इतना सा दिख रहा, जबकि पैसिफिक कितना दिख रहा, इतना बड़ा दिख रहा है ग्लोब में है? तो अब यहां का जो तंत्र है उसके बारे में बता रहा है कि अटलांटिक महासागर की अपेक्षा प्रशांत महासागर अधिक विस्तृत और तटवर्ती प्रदेशों का आकार भिन्न है, अतः इसमें धाराओं का क्रम कुछ भिन्न पाए जाते हैं। इसमें पैसिफिक ओशन में प्रशांत महासागर की धाराएं, जो इंपॉर्टेंट धाराएं वो बता रहा हूं। सबसे पहले नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, वार्म करंट, गर्म है। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, इसको विषुवत रेखीय धारा, भूमध्य रेखीय धारा भी बोलते हैं, विषुवत रेखीय धारा भी बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म करंट मैक्सिको के तट से, कहां से, एटलस खोल के रखें वरना समझ में नहीं आएगा। मैक्सिको के तट से, कहां से, मैक्सिको के तट से पूर्वी द्वीप समूह, पूर्वी द्वीप समूह, पूर्वी द्वीप समूह बोलते हैं किसको, ईस्ट इंडीज को। किसको बोलते हैं, ईस्ट इंडीज। पूर्वी द्वीप समूह मतलब ईस्ट इंडीज की ओर बहने वाली एक गर्म जलधारा है, उसको देखिए। पैसिफिक में देखिए। अब समस्या यह है कि जो आपका एटलस में जो बना रखा है, आधा इधर बना रखा, आधा उधर बना रखा, इसमें तो समझ में आएगा नहीं एटलस में। इसी बुक में आपका डायग्राम बना के दे रखा है नीचे, राइट साइड में देखिए, राइट साइड में देखिए, दिख रहा है डायग्राम, दिख रहा है। तो आपको मैक्सिको के बाएं तट से दिख रही है एक धारा, मैक्सिको दिख रहा है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में ऊपर कनाडा हो गया, उसके नीचे यूएसए हो गया, उसके नीचे मैक्सिको हो गया। मैक्सिको के बाएं तट पे जाइए, एरो लगे हुए होंगे, एरो किस तरफ जा रहे हैं, ईस्ट इंडीज की तरफ जा रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब मैक्सिको से ईस्ट इंडीज की तरफ। तो वही बोल रहे हैं कि मैक्सिको के तट से पूर्वी द्वीप समूह की ओर बहने वाली गर्म जलधारा है। विषुवत रेखा के निकट जल के उच्च तापमान के कारण गर्म होकर व्यापारिक पवनों द्वारा बहाए जाने से इसकी उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन ये है कि इसकी उत्पत्ति क्यों होती है। आपने बोलना विषुवत रेखा के निकट जल के उच्च तापमान के कारण गर्म होकर व्यापारिक पवनों द्वारा, व्यापारिक पवनों को खास ध्यान रखना आपने। कौन सी व्यापारिक पवनें, कौन सी व्यापारिक पवनें, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सी व्यापारिक पवनें काम करेंगी धकेलने का, ये वाली करेंगी। कौन सी, नॉर्थ ईस्ट व्यापारिक पवनें। पवनों की एक विशेषता होती है, जो उनके नाम होते हैं वो नाम रखा जाता है जहां से हवाएं चलती हैं। पवन कहां से चल रही है, किस दिशा से चल रही है, नॉर्थ ईस्ट से चल रही है। कभी भी ऐसा डायरेक्शन मत रखना जिस ओर जा रही है, जहां से चलनी स्टार्ट होती है वो वाली डायरेक्शन बोली जाती है। क्या बोली जाती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड द्वारा धकेली जाती है। उसके बाद क्या है, जैसे जैसे धारा पश्चिम की ओर अग्रसर होती है, इसमें दाहिनी ओर से उपशाखाएं मिल जाती हैं ताइवान के पास। अब आपको थोड़ा मैप का ज्ञान होना चाहिए भाई, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मैंने रिकॉर्डिंग बना रखी है उसकी, मैप रीडिंग देखिए। स्टार्टिंग की जो क्लासेस हैं वो पूरी मैप रीडिंग पर है। ठीक है, तो आपको ताइवान पता होना चाहिए कहां पर है, कहां पर है ताइवान। क्या इसका पुराना नाम फार्मोसा आइलैंड है, चेक कीजिए। ताइवान की कैपिटल ताइपाई है। चीन के साथ विवाद चलता रहता ताइवान का, अमेरिका पूरा क्या देता है ताइवान को, क्या देता है, पूरा संरक्षण देता है, क्योंकि चीन का दुश्मन है अमेरिका। ठीक है, तो जैसे जैसे धारा पश्चिम की ओर अग्रसर होती है, इसमें दाहिनी ओर से उपशाखाएं मिल जाती हैं। ताइवान के पास ये दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। प्रथम शाखा उत्तर की ओर मुड़कर क्यूरोशियो धारा से मिल जाती है। साथ में डायग्राम देखना जरूरी है, एरो के साथ चलते रहिए। आप मैक्सिको से चले, कहां से चले, ये जो एरो है मैक्सिको से चले,
नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के रूप में कहां तक गए? एक छोटा सा आइलैंड जो दिख रहा है वो ताइवान है। फिर वहां से इसके दो शाखाएं हो गई। एक शाखा कहां चली गई? प्रथम शाखा उत्तर की ओर मुड़कर किरोशिवो धारा से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? और दूसरी शाखा, दक्षिणी शाखा, पूर्व की ओर मुड़कर विपरीत विषुवत रेखीय धारा का निर्माण करती है, यानी काउंटर इक्वेटोरियल करंट का निर्माण करती है। क्या करती है? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का ही एक पार्ट वापस घूमकर काउंटर इक्वेटोरियल करंट या प्रति विषुवत रेखीय धारा बन जाती है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अगला क्यूरोशिवो तंत्र, बड़ा इंपॉर्टेंट, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर और प्री पॉइंट ऑफ व्यू तक। प्री में हो सकता है 1 नंबर मिले, लेकिन मैंने कहा मेंस में छोटा अगर क्वेश्चन बनाएगा तो 4 नंबर का भी बना सकता है, 8 नंबर का भी बना सकता है, 16 नंबर की बना सकता है बेसिस में। ठीक है। क्यूरोशिवो तंत्र, तो अंध महासागर के गल्फ स्ट्रीम, अंध महासागर बोलते हैं अटलांटिक ओशन को। क्या बोलते हैं? अटलांटिक ओशन को। ध्यान रखें, यहां पर ध्यान इधर दें, शरीर यहां, मन कहीं और, ये नहीं होगा। ठीक है। अंध महासागर है, अटलांटिक महासागर के गल्फ स्ट्रीम के समान ही प्रशांत महासागर में क्यूरोशिवो तंत्र का पूर्ण विकास हुआ है। आपने ना कंपेयर भी करना है। यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछेगी तो कंपेयर करके पूछती है। वो बोलती है अटलांटिक ओशन में गल्फ स्ट्रीम एक तंत्र है। गल्फ स्ट्रीम का अपना पूरा क्या है? तंत्र है, जो हम पढ़ चुके हैं। वैसे ही पैसिफिक ओशन में उसकी समानता किसके साथ करेंगे हम? तुलना किसके साथ करेंगे? क्यूरोशिवो तंत्र के साथ करेंगे। किसके साथ? क्यूरोशिवो तंत्र के साथ करेंगे। ठीक है। इसका प्रवाह क्रम ताइवान से बेरिंग जलडमरू तक पाया जाता है। कहां से? अब बेरिंग स्ट्रेट पता होना चाहिए आपको। अगर आप ऊपर जाएंगे तो अलास्का दिख रहा है, अलास्का और रूस के बीच में जो स्ट्रेट पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड मैप में देखें भाई, अब खाली वहां से काम नहीं। ऊपर देखो, ऊपर बेरिंग स्ट्रेट दिख गया सबको? जितने भी सीनियर हैं अपने जूनियर को बताएं कि बेरिंग स्ट्रेट कहां पर है। जलडमरू मध्य बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट को जलडमरू मध्य बोलते हैं। स्ट्रेट का अपोजिट क्या होता है? अगर माना सिनोनिम्स लिखने के लिए, एंटोनिम्स लिखने के लिए आ जाए, तो एंटोनिम क्या होगा स्ट्रेट का? स्टोमस, है ना। अभी पढ़ने आपने आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ, स्टोमस ऑफ करा कहां पर है? स्टोमस ऑफ पनामा नहीं पूछा उन्होंने। पनामा सबको पता था कि मिडिल अमेरिकन कंट्रीज में पड़ेगा, लेकिन स्टोमस ऑफ करा पूछा। कहां पर है स्टोमस ऑफ करा? सुना है? स्टोमस ऑफ करा कहां मिलेगा? एशिया में अगर आप जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया में जाइए, वहां पर फिजिकल में देखिए स्टोमस ऑफ करा लिखा होगा आपका। देखो पलटो, अब मुझे बार बार बताना पड़ रहा है। देखो कहां पर लिखा हुआ है स्टोमस ऑफ करा। आपको एशिया के बड़े वाले मैप पे जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? एशिया के बड़े मैप पे जाइए जरा। पहुंच गए? पलटिए एटलस को। और जब आप क्या करते हैं, म्यांमार से और मलेशिया की तरफ जा रहे होते हैं, म्यांमार दिख गया? म्यांमार से मलेशिया की तरफ जा रहे होते हैं तो एक पतली सी स्ट्रिप दिखती है आपको, उसी को बोलते हैं स्टोमस ऑफ करा। लिखा होगा लैटिट्यूडनल पोजीशन 10 डिग्री लैटिट्यूड पर देखिए। गल्फ ऑफ थाईलैंड के बाईं तरफ दिख रहा है? ठीक है। अच्छा, बेरिंग जलडमरू मध्य समझ में आ गया? बेरिंग जलडमरू मध्य कहां पर है? आपका 49th स्टेट ऑफ यूएसए, दैट इज अलास्का। अलास्का और रशिया के बीच में एक स्टेट पड़ती है बेरिंग स्ट्रेट। यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है, वो किन किन वाटर बॉडीज को जोड़ता है बेरिंग स्ट्रेट? तो आंसर चुक्सी सी को बेरिंग सी से जोड़ता है। ऊपर का जो सी है उसका नाम क्या है? चुक्सी सी, और नीचे का सी का नाम क्या है? बेरिंग सी। समझ में आ गया? साथ में क्वेश्चन और पूछता है। ये सब मैं जो बता रहा हूं ये कभी ना कभी का मतलब 25 साल 30 साल पहले तक यूपीएससी ने कभी ना कभी क्वेश्चन बनाए हैं। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड किस स्टेट से होकर गुजरता है? बेरिंग स्टेट से होकर गुजरता है। 180 डिग्री मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं?
180 डिग्री देशांतर को बोलते। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर बोलेंगे कि पश्चिमी देशांतर बोलेंगे? क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे ना, पूर्वी पूर्वी बोला ना पश्चिमी। 180 है भाई, वो जीरो को जैसे हम पूर्व पश्चिम नहीं बोलते हैं, 180 को भी नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया? तो 180 डिग्री जो देशांतर है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। पूरे संसार की जो तिथि निर्धारित होती है वो कहां से होती है? 180 डिग्री से होती है। कहां से होती है? 180 डिग्री से होती है। ठीक है जी। तो इसका प्रवाह क्रम ताइवान से बेरिंग जलडमरू मध्य तक पाया जाता है। यह क्रम कई धाराओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पार्ट्स कर देते हैं। तो क्यूरोशियो गर्म धारा, पहली धारा कौन सी है? क्यूरोशियो गर्म धारा। इसका फ्लो चार्ट भी याद करना है आपने। क्यूरोशियो तंत्र के दो पार्ट करने हैं, एक क्यूरोशियो धारा हो गया, एक क्यूरोशियो प्रसार हो गया। क्या हो गया? एक को हम बोलते हैं क्यूरोशियो धारा, एक को बोलते हैं क्यूरोशियो प्रसार। क्यूरोशियो धारा में आपने याद करना ताइवान रिक्यू द्वीप, ताइवान डैश रिक्यू द्वीप, इसके दो पार्ट करने हैं। क्यूरोशियो धारा का एक पार्ट सुसीमा धारा है जो पश्चिमी जापान तट पर है। कहां पर? अब भाई लोकेशन पता होनी चाहिए आपको, जापान कहां पर है। निप्पन पुराना नाम जापान का। ठीक है, सुसीमा धारा पश्चिमी जापान तट पर, और दूसरी शाखा क्यूरोशियो तंत्र को आगे बढ़ाती है। क्या करती है? क्यूरोशियो तंत्र को आगे बढ़ाती है। क्यूरोशियो प्रसार में अगर मैं जाऊं तो उसके भी दो पार्ट करने हैं आपने। उत्तरी प्रशांत प्रवाह, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, और दूसरा पार्ट है प्रति क्यूरोशियो धारा, हवाई द्वीप यूएसए के पश्चिमी तट पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा प्रति क्यूरोशियो धारा। क्या मिलेगी? और ये ध्यान रखना, इसको जब आप कर रहे होंगे इस क्लास के बाद, ग्लोब को सामने रखना, उसके बाद समझ में आएगा आपके। ये डायग्राम में समझ में नहीं आता है, आपको पूरा ले जाना पड़ेगा इसको। क्या? ऐसे करके ऊपर, कैसे? क्लॉकवाइज। और जगह जगह पर आपको यहाँ पे जापान दिखेगा, है ना, यहाँ पर आपको बेरिंग सी दिखेगा, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये जो जलधारा है वो उसका क्रम इस प्रकार से। ठीक है। फिर प्रति क्यूरोशियो धारा हवाई द्वीप और यूएसए के पश्चिमी तट पर। उत्तरी प्रशांत प्रवाह के भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक अलूशियन की गर्म धारा होगी, एक कैलिफोर्नियन की कोल्ड करंट होगी। क्या होगी? अगर आप मेंस में ये फ्लो चार्ट बना देते हो तो 16 नंबर का अगर क्वेश्चन है, अगर वो आपको माना 8 नंबर दे रहा होगा, अगर आपने फ्लो चार्ट बना दिया तो ये मान के चलना कि वो 11 हो जाएंगे नंबर। कितने? 11 या 12 हो जाएंगे। फ्लो चार्ट से ये माना जाता है कि इस बच्चे की समझ में सब आता है, लेकिन टाइम की कमी के कारण ये पूरा नहीं लिख पाया। लेकिन फ्लो चार्ट बना दिया, इसका मतलब इसको पता है। अब टाइम की कमी तो होती है मेंस में, इसका मतलब आता है, लिख नहीं पाया, तो फिर भी वो आपको क्या करेगा? नंबर देगा। समझ में आया? अगर वो घर से झगड़ कर ना आया हो तो। ठीक है, तो मैंने कहा जो उत्तरी प्रशांत प्रवाह है उसके दो पार्ट आपने करने हैं, एक अलूशियन की गर्म धारा, एक कैलिफोर्नियन कोल्ड करंट। फिर अलूशियन की धारा के दो पार्ट करने हैं, आपने बोलना एक शाखा बेरिंग सी में प्रविष्ट हो जाती है और दूसरी शाखा अलास्का की गर्म धारा के नाम से जानी जाती है। तो समझ में आ गया? तो फ्लो चार्ट आपने बिना देखे बनाना है। क्या करना है? अब क्यूरोशियो की गर्म धारा के बारे में बता रहा हूं। क्यूरोशियो वार्म करंट, उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय धारा यानी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फिलीपींस द्वीप समूह तक पहुंचने के बाद, कहां तक पहुंचने के बाद? फिलीपींस पता है कहां पर है? देखिए एटलस में देखिए, फिलीपींस कैपिटल उसकी मनीला है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी कहां पर है? नए बच्चे को दिखाते रहिए भाई, अपने पहले दिन को याद कीजिए। फिलीपींस कहां पर है? फिलीपींस के 3 बड़े आइलैंड हैं, दिख रहे होंगे। लुजोन दिख रहा होगा, पालावन दिख रहा होगा, मिंडानाओ दिख रहा होगा, दिख रहा है। फिलीपींस के दाईं तरफ आपको मैरिना ट्रेंच दिख रहा होगा, राइट साइड के आसपास कहीं पर देखिए मैरिना ट्रेंच दिख रहा है। संसार की सबसे गहरी गर्त खड्डा मैरिना ट्रेंच दिख रहा है। इस धरती पर सबसे गहरा खड्डा कौन सा है? मैरिना ट्रेंच चैलेंजर डीप, पैसिफिक ओशियन में 11 किलोमीटर गहरा। माउंट एवरेस्ट को भी डालोगे तो डूब जाएगा। माउंट एवरेस्ट 8,848 है, जबकि मैरिना ट्रेंच 11,000 किलोमीटर से 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर से ज्यादा गहरा है। कितना? सोच लो, जो डूबेगा यहां पर 11 किलोमीटर नीचे जाएगा। जाएगा क्या?
नहीं जाएगा, उससे पहले फूल के ऊपर आ जाएगा। क्या होगा? चलो जी, तो क्यूरोशिवो समझ में आ गया। मैंने कहा नॉर्थ पैसिफिक, उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय धारा फिलीपींस द्वीप तक पहुंचने के बाद ताइवान तथा जापान के पूर्वी तट के साथ उत्तरी दिशा में प्रवाहित होने लगती है। मन को थोड़ा भी इधर उधर ले गए, आपकी धारा भटक जाएगी, उसके बाद कभी समझ में नहीं आएगी। ये ध्यान रखना कि क्लास में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जीवन भर वो चीज वीक रहती है। जिन क्लासेस को हमने बंक किया, आज इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, 22 साल हो गए, लेकिन आज भी वो चीजें आज भी क्या है, कमजोर है। इतनी बार पढ़ लो आप, क्योंकि आपने क्लास में क्या नहीं किया था, एक बार क्लास में ध्यान से अगर आपने पढ़ लिया तो यहीं पर याद हो जाएगा। उसको देखते रहिए। फिलीपींस द्वीप तक पहुंचने के बाद ताइवान तथा जापान के पूर्वी तट के साथ उत्तरी दिशा में प्रवाहित होने लगती है और ये किरोशिवो की गर्म धारा की संज्ञा प्राप्त करती है। यह अंध महासागर की फ्लोरिडा धारा के से समानता रखती है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, कैसे कि जो किरोशिवो की गर्म धारा है ये तो पैसिफिक ओशियन में है, अटलांटिक ओशियन में इसकी जैसी धारा कौन सी है? तो आंसर फ्लोरिडा की धारा। तो आपने एक लिस्ट बनानी है। जैसे मैंने कहा था आपको कि जब हम मैप में पढ़ रहे थे तो हमने क्या किया, बेंगुला करंट पढ़ी अटलांटिक ओशियन में। बेंगुला करंट अगर मैं पूछूं आपसे कि पैसिफिक ओशियन की किस करंट से समानता रखती है, ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है कभी, तो तब हम बोलेंगे हम्बोल्ट करंट से रखती है, पेरुवियन करंट से रखती है। अगर वो पूछेगा बेंगुला करंट इंडियन ओशियन की किस करंट से साम्यता रखती है, तब आप क्या बोलोगे? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। समझ में आया? अगर वो बोलेगा कि लैब्राडोर करंट किससे समानता रख, लैब्राडोर करंट कहां पढ़ा हमने? अटलांटिक ओशियन में पढ़ा। तो लैब्राडोर करंट किससे पैसिफिक ओशियन में लैब्राडोर करंट जैसी कौन सी करंट है? तब क्या बोलोगे आप? तब ठंडी धारा से करना पड़ेगा ना आपको। ऊपर से कौन सी धारा आ रही है? ओशिवो। समझ में आया? 2 मिनट रुकिए भाई, ठंडी धारा से करनी है ना समानता। हाँ जी, क्या पूछा मैंने? मैंने पूछा जैसे लैब्राडोर करंट होती है वैसे पैसिफिक ओशियन में कौन सी करंट दिख रही है आपको? पैसिफिक ओशियन में कौन सी करंट दिख रही है? हाँ? बताइए भाई। ओएससीओ करंट किसके साथ? ओएससीओ करंट, ठीक है। क्यूराइल की ठंडी धारा, क्यूराइल कहां पर है भाई? क्यूराइल ठीक है। तो इस प्रकार से आपने एक लिस्ट बनानी है, तो समझ में आ गया, ठीक है। अगला सुशीमा धारा भाई। सुशीमा धारा किसका पार्ट है? मैंने कहा किरोशिवो के 2 पार्ट हो जाते हैं। किरोशिवो आपका ताइवान रिक्यू द्वीप के आसपास, उसके बाद इसके 2 पार्ट है। सुशीमा धारा जो पश्चिमी जापान तट पर दिखेगी आपको। कहां दिखेगी? पश्चिमी जापान तट पर दिखेगी। और दूसरी शाखा क्या करेगी? किरोशिवो तंत्र को आगे बढ़ाएगी। तो सुशीमा धारा के बारे में बता रहा हूं मैं। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास जाइए। किरोशिवो से एक शाखा अलग होकर जापान सागर में चली जाती है। कहां चली जाती है? जापान सागर में चली जाती है, जो पश्चिमी जापान तट से होकर प्रवाहित होती है। अब सुशीमा की धारा कैसी धारा है? गर्म है कि ठंडी है? हाँ जी, सुशीमा की धारा कैसी है? गर्म जल धारा है। कैसी है? गर्म जल धारा है। तो ये सुशीमा धारा कहलाती है। अपने उच्च तापक्रम एवं लवणता के कारण यह तटीय भागों की जलवायु को काफी प्रभावित करती है एवं गर्म रखती है। जापान की जलवायु को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण धारा कौन सी है? आंसर सुशीमा धारा। और ये जापान सी से होकर जा रही, जापान के पश्चिमी तट से होकर जा रही है ना। थोड़ा एशिया का मैप निकालिए फिर दोबारा, बार बार आपको पलटना पड़ेगा मैप भाई, थोड़ा कष्ट होगा आपको, लेकिन अभी सह लो, बाद में दिक्कत नहीं होगी।
ये दिख रहा है सी ऑफ जापान, जापान का पश्चिमी तट, और फिर उसके ऊपर सखालिन आइलैंड दिख रहा होगा आपको, एक दिख रहा है सखालिन आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ रशिया। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा ओएनजीसी कहां पर खोद रही है, मतलब खोज कर रही है तेल की, सखालिन में कर रही थी उस जमाने में, वहां पर अब तो खोज लिया गया होगा, तेल निकाला जा रहा होगा। और एक क्वेश्चन और पूछा उसने यहां से, कहां से, सखालिन से। सखालिन रूस का ही पार्ट है। रूस और सखालिन के बीच में एक स्ट्रेट पड़ती है जो कि संसार की सबसे लंबी स्ट्रेट है, जिसका नाम है तारतार स्ट्रेट। लिखा हुआ नहीं है, लिख लो अभी मैप में, एटलस में लिख दो, तारतार स्ट्रेट। सबसे लंबी जल संधि कौन सी है? आंसर तारतार स्ट्रेट। देखने में मलक्का लगेगी आपको, लेकिन मलक्का से भी लंबी स्ट्रेट कौन सी है? तारतार स्ट्रेट है। समझ में आया? मलक्का पढ़ी थी हमने सिंगापुर जाते हुए, वो वाली नहीं है लंबी, सबसे लंबी ये है संसार की, सखालिन और रूस के बीच में। कौन सी स्ट्रेट? तारतार स्ट्रेट, याद रखना। और सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है भाई? हाजी, सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। कहां पर है ये? कहां पर है? ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में। वर्ल्ड मैप में जाइए, नॉर्थ अमेरिका में जाइए, ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में आपको सबसे चौड़ी जल संधि दिखाई देगी, सबसे चौड़ी स्ट्रेट, जिसको बोलते हैं डेविस स्ट्रेट। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? दो स्टेटमेंट बना के दूंगा मैं। विश्व की सबसे लंबी जल संधि तारतार स्ट्रेट सखालिन और रूस के बीच में है, और विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस स्ट्रेट ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड या कनाडा के बीच में। क्लियर हो गया? चलो, मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं साथ में, वो इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है? वो आपके वनडे में भी काम आएंगी। जिसको नहीं मिल रहा बता देना भाई, सीनियर हेल्प करें। चलिए जी, अगला, उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह, पछुआ हवाओं के प्रभाव में। पछुआ हवाएं क्या होती हैं? वेस्टर्लीज होती हैं। क्या होती हैं? वेस्टर्लीज। मैंने कहा सबसे पहले आपको डायग्राम याद करना पड़ेगा, किसका? ट्रेड विंड का, वेस्टर्लीज का और पोलर विंड्स का। बहुत आसान है, एरो बनाए हुए होते हैं, उन एरो पर आपने क्या करना है, बस उनकी डायरेक्शन देखनी है। तो पछुआ हवा के प्रभाव में किरोशिवो पूर्व की ओर निरंतर बढ़ती जाती है तथा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचती है। नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचती है। 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पहले ही इस धारा का प्रमुख भाग दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और थोड़ा भाग अमेरिका तट तथा हवाई द्वीप के बीच प्रविष्ट होकर प्रतिकिरोशिवो धारा का रूप धारण कर लेता है। प्रतिकिरोशिवो धारा का रूप धारण कर लेता है। अब ये प्रतिकिरोशिवो धारा इंपॉर्टेंट है आपकी। प्रति मतलब जैसे हम नॉर्थ काउंटर, जैसे हम बोल रहे हैं ना काउंटर इक्वेटोरियल करंट, वैसे ही काउंटर किरोशिवो करंट। आगे चलने पर उत्तरी प्रवाह का पुनः बाइफर्केशन यानी द्विशाखन हो जाता है, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। उत्तरी शाखा अलूशियन की धारा के रूप में प्रवाहित होती है। अब आप बोलेंगे यार अलूशियन क्यों नाम रखा? तो अगर आप अलास्का में जाएंगे, फिर दोबारा जाओ अलास्का में, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका का मैप निकालिए। अलास्का के नीचे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक चेन दिखेगी आपको आइलैंड की, उसको बोलते हैं अलूशियन। क्या बोलते हैं? अलूशियन। और मैंने आपको बताया था यहां से ये क्वेश्चन भी बनता है कि भाई 180 डिग्री को मोड़ते क्यों हैं? अलूशियन की वजह से मोड़ते हैं। मतलब 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो सीधी नहीं जाती है, जगह जगह पर उसको क्या किया गया है? मोड़ा गया है। तो उसको सबसे पहले क्यों मोड़ा गया है भाई? तो बेरिंग स्ट्रेट की वजह से मोड़ा गया, फिर उसके बाद अलूशियन की वजह से मोड़ा गया। किसकी वजह से? ताकि किसी जमीन से होकर ना जाए, वरना दोनों जगह डेट अलग अलग हो जाएगी। यानी एक तरफ बोलेंगे आज तारीख कितनी है, 15 है, दूसरा बोलेगा आज तारीख 14 है। समझ में आ गया? तो बाइफर्केशन हो जाता है। उत्तरी शाखा अलूशियन धारा के रूप में प्रवाहित होती है, जबकि दक्षिणी शाखा कैलिफोर्नियन करंट को जन्म देती है। किसको? अब आप देख रहे होंगे नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया एक प्रांत है। क्या है?
कैलिफोर्निया एक प्रांत है, उस प्रांत की वजह से उसको बोलते हैं कैलिफोर्नियन करंट। और ये कैलिफोर्नियन करंट जो है कोल्ड है, कैसी है? और उस कैलिफोर्निया के नीचे आपको एरिजोना दिखेगा, वो भी प्रांत है अमेरिका का। और एरिजोना अपने आप में क्या है? डेजर्ट है। मोजेव डेजर्ट है, सोनोरन डेजर्ट है, मैक्सिको तक फैला हुआ है डेजर्ट। और उसका कारण क्या है? उसका कारण कैलिफोर्नियन कोल्ड करंट है। जितने भी बादल होते हैं जब वो जा रहे होते हैं जमीन की तरफ, यानी जो हवाएं मॉइस्चर लेके जा रही होती है, तो जब सागर के ऊपर ठंडी धारा के ऊपर से होके जा रहे होते हैं तो कंडेंसेशन हो जाता है उनका, संघनन। कंडेंसेशन मतलब संघनन। वो बादल वहीं पर ठंडे होके बरस जाते हैं पानी में, जमीन में बारिश होती नहीं, तो डेजर्ट बनते हैं। फिर ऐसे क्या बनते हैं? डेजर्ट। तो कभी जाना है एरिजोना के डेजर्ट में, नागफनी देखना। आपने तो छोटे छोटे देखे होंगे कंटरों में लगे हुए हैं, वहां के नागफनी देखना आप, कम से कम 20-20 फुट ऊंचे नागफनी होते हैं, 10-10 फुट। कितने? समझ में आया? देख लीजिए, नेट पे जाइए, मोबाइल यूज कीजिए, कैक्टस देखिए वहां के कितने बड़े होते हैं कैक्टस। और कुछ लोग तो आजकल कैक्टस का काम कर रहे हैं, मतलब 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए के भी कैक्टस बिकते हैं, पता है? नहीं पता होगा, आपके यहां नहीं करते हैं, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में कैक्टस को रखना बहुत पसंद करते हैं लोग। ठीक है, वही तो है, हमने फूल उगाए, वो कांटे उगा रहे हैं। चलो जी, कैलिफोर्नियन करंट को जन्म देती है अलूशन धारा का पुनः द्विशाखन हो जाता है। अलूशन करंट फिर 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक शाखा उत्तर की ओर बेरिंग सागर तक चली जाती है, जबकि दूसरी शाखा अलास्का की खाड़ी में प्रविष्ट होकर अलास्का की धारा के नाम से जानी जाती है। तो अब आपको पता चल गया होगा इनके नाम ऐसे क्यों है। अलास्का के आसपास जाएगी तो अलास्का की धारा, ठीक है, बेरिंग सी में जाएगी तो वहां पर वो पहुंच जाती है। उसके बाद प्रति किरोशियो धारा, काउंटर किरोशियो करंट। उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह का वह भाग जो हवाई द्वीप तथा अमेरिका तट के मध्य चक्राकार स्वरूप धारण करके पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होता है। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में प्रवाहित होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रति किरोशियो धारा के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं उसको? ध्यान रखना, अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं ये बोलूंगा कि प्रति किरोशियो धारा किसका भाग है? प्रति किरोशियो धारा किसका भाग है? तो आपने क्या बोलना है? किरोशियो प्रसार का भाग है। किसका? किरोशियो प्रसार का भाग है। फिर बोलना है आपने उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह का वह भाग, क्योंकि 2 पार्ट हो गए ना उसके, एक हो गया उत्तरी प्रशांत प्रवाह और एक हो गया प्रति किरोशियो धारा। तो उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह का ही वह भाग है, लेकिन मैंने कहा है किसका, पार्ट किसका? किरोशियो प्रसार का है। जब हम क्या बना रहे थे, फ्लो चार्ट बना रहे थे, तो वहां पे जो आंसर निकल के आ रहा है वो किरोशियो प्रसार आ रहा है, ठीक है। और दूसरा आंसर जो बाद में आ रहा है वो आ रहा है उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह का वह भाग जो हवाई द्वीप तथा अमेरिका तट के मध्य चक्राकार स्वरूप धारण करके पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होने लगता है, उसे प्रति किरोशियो धारा के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद है अलास्का की धारा, गर्म है, इसे ब्रिटिश कोलंबिया धारा के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं क्वेश्चन बना था कि ब्रिटिश कोलंबिया की धारा के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर अलास्का की गर्म धारा को ब्रिटिश कोलंबिया की धारा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह की अलूशन धारा की दूसरी शाखा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुड़कर अलास्का तथा ब्रिटिश कोलंबिया के तट तक के साथ प्रवाहित होती है और क्या 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 कहलाती है? या तो अलास्का की गर्म धारा या ब्रिटिश कोलंबिया की धारा। अब ब्रिटिश कोलंबिया कहां है? देखो, जाओ जरा मैप में, कनाडा में। ब्रिटिश कोलंबिया कहां है? कनाडा में। दिख रहा है? कहां है राजधानी ब्रिटिश कोलंबिया की? बताओ। वैंकूवर? अरे भाई, ब्रिटिश कोलंबिया की राजधानी कहां है? जो प्रांत है कनाडा का, वैंकूवर ही है। नाम सुने हो वैंकूवर का? कहां सुने हो?
एक दिन मुझे भी बोलोगे देखे देखे से लग रहे हो, जब मैं पूछूंगा पहचाना, तब आप बोलोगे देखे देखे से लग रहे हो शायद। हाँ जी, कहां सुना वैंकूवर? जब हम गदर पढ़ रहे थे, गदर आंदोलन याद आ रहा है? अरे गदर सुना है? अरे बूटा सिंह वाली गदर नहीं जिसमें हैंडपंप उखाड़ के पाकिस्तानियों का सर फोड़ता है। गदर मतलब 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, भाई परमानंद, ये नाम सुना है? गदर आंदोलन की शुरुआत करते हैं, अखबार निकालते हैं गदर, कितनी भाषाओं में निकालते हैं? क्या टॉपिक होता है उनका? अंग्रेजी सरकार का काला चिट्ठा, कितनी भाषाओं में निकालते हैं? जब आपने पढ़ा था एक अंक पश्तो में भी प्रकाशित हुआ, याद आया कुछ? पंजाबी में है, भाषाएं याद आ रही हैं? उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछा था गदर कितनी भाषाओं में प्रकाशित होता था, है ना? पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ, उसी की बात करो। वहां पे वैंकूवर नाम आएगा। क्या नाम आएगा वहां पर? कनाडा में रह रहे सिख लोग, वो भारत की आजादी के लिए वहां से लड़ाई लड़ रहे थे, और जब लड़ाई लड़ रहे थे तो उसी आंदोलन को बोलते हैं गदर आंदोलन। क्या बोलते हैं? मैंने बोला गदर, आप पहुंच गए गदर 1 में और दूसरा गदर 2 में। उसमें नहीं भाई, वो गदर अलग थी। वो जो गदर आपने पिक्चर देखी है वो 3 जून योजना का परिणाम था। किसका? अब आप बोलोगे यार 3 जून योजना क्या हुई? माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन योजना को बोलते हैं क्या? 3 जून योजना माउंटबेटन की ने बांटा था जो भारत और पाकिस्तान को। चलो जी, कहां तक पहुंचे? कहां तक पहुंचे? अब हम पढ़ रहे हैं कैलिफोर्निया की कोल्ड करंट। कैलिफोर्नियन कोल्ड करंट में यह एक ठंडी धारा है और यह उत्तरी प्रशांत प्रवाह का दक्षिणी शाखा का ही भाग है। यह कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट के साथ बहकर दक्षिण में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा से मिल जाती है। यह धारा अंध महासागर के कनारी धारा से साम्यता रखती है। किससे? मैंने कहा जहां जहां पर साम्यता वाला क्वेश्चन बन रहा है वो यूपीएससी की सोच होती है, उसकी एक लिस्ट बना दीजिए। अटलांटिक में हमने कनारी करंट पढ़ा, उस कनारी की वजह से सारा डेजर्ट पढ़ते हैं हम। इधर हम क्या पढ़ रहे हैं? कैलिफोर्नियन करंट। कहां पर? पैसिफिक में। और इसकी वजह से हम पढ़ रहे हैं एरिजोना डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट और मोजेव डेजर्ट। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद है ओयाशियो की ठंडी धारा। कौन सी? इसे क्यूराइल की ठंडी धारा भी कहते हैं। मैं दरअसल अभी थोड़ी देर पहले क्यूराइल ही बोलना चाह रहा था, आपने ओयाशियो बोल दिया, तो ठीक है। ओयाशियो को किस नाम से जानते हैं? क्यूराइल की ठंडी धारा के नाम से जानते हैं। यह धारा बेरिंग स्ट्रेट से होती हुई दक्षिण की ओर साइबेरिया तट के साथ बहती है। साइबेरिया तट के साथ बहती है। साइबेरिया के मैदान कहां कहां है? साइबेरिया के मैदान सोच रहे हो? रूस में है भाई। ठीक है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास इसकी एक शाखा पूर्व की ओर मुड़कर एल्यूशियन एवं क्यूरोशिवो धारा से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? एल्यूशियन एवं क्यूरोशिवो धारा से मिल जाती है। इस प्रकार आर्कटिक सागर का ठंडा जल ओयाशिवो धारा के रूप में प्रशांत महासागर में पहुंचता है, जहां से यह धारा क्यूरोशिवो धारा में मिलती है। वहां घना कोहरा उत्पन्न करती है, समुद्री यातायात में बाधा उत्पन्न करती है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से गर्म जलधारा ठंडी जलधारा मिलेगी तो वहां पर कोहरा होगा। क्या होगा? तो समुद्री यातायात में बाधा उत्पन्न होगी। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपकी समझ में डायग्राम आ गया, अगर आपकी वर्ल्ड मैप पे कमांड है, अगर आपको पता है कि साइबेरिया की हम बात कर रहे हैं, अलास्का की बात कर रहे हैं, फ्लोरिडा की बात कर रहे हैं, तो समझ लो आपके लिए बहुत आसान है। वरना यह है महाभारत। क्या है? नहीं आएगा समझ में। तो इसलिए सबसे पहले क्या बताया था मैंने, इसीलिए मैं जब जीएस की क्लास स्टार्ट करता हूं तो मैप रीडिंग से करता हूं। मुझे पता है कि बचपन से भोग रहे हो आप उस एटलस को। मेरे ख्याल से कौन सी क्लास में लग जाता? 6th में, 6ठी क्लास से आप उसको अपने बैग में लेके जा रहे हो, लेकिन 12वीं तक आपको उसका महत्व नहीं पता। ठीक है। पूरी ज्योग्राफी जो घूमती है
अगर आपकी एटलस में कमांड नहीं है तो आपका ज्योग्राफी वीक रहेगा हमेशा। क्या रहेगा? तो इसलिए सबसे पहले एटलस में कमांड कीजिए। इतने साल हो गए मुझे आज भी एटलस में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। आप तो अभी नए नए हो, ठीक है, तो आपको अभी बहुत कुछ सीखना है। बार बार रोज एटलस में देखते रहिए। जहां पर आप सोते हो वहां पर वर्ल्ड मैप, फिजिकल वर्ल्ड मैप, पॉलिटिकल इंडिया मैप, पॉलिटिकल इंडिया मैप, फिजिकल, और रोज सुबह उठ के उसको देखिए, ठीक है, तब जाके समझ में आएगा। दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म धारा, साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट, यह गर्म धारा दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण उत्पन्न होती है। इधर देखो, ये वाली, क्योंकि हम सदर्न हेमिस्फीयर में पहुंच गए, पैसिफिक के, कहां पहुंच गए? सदर्न हेमिस्फीयर में पहुंच गए। इसलिए यह गर्म धारा दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण उत्पन्न होती है। यह धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से पश्चिम की ओर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक बहती है। मैप जो ऊपर डायग्राम दिख रहा है उसको बार बार देखें। क्या करें? हम सदर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे हैं, ठीक है, दक्षिण अमेरिका दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है? ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। कहां से शुरू हो रही है? कहां से शुरू हो रही है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से। कहां को जा रही है? पश्चिम की ओर जा रही है। कहां तक जा रही है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक जा रही है। डायग्राम याद हो गया तो लिखना आसान हो जाता है, वरना रटते रहो तोतों की तरह, है ना। फिर इतना ज्यादा मत पढ़ो, समा सुहाना गुजर ना जाए और आंखों पे लगेगा चश्मा। अब पता नहीं क्या कुछ ऐसे करके बच्चे बोलते हैं, है ना। नहीं, क्या था वो, रटंत विद्या गुटंत पानी, ऐसी विद्या कभी ना आनी। अगर आप खाली रटोगे, समझोगे नहीं तो नहीं आएगा समझ में, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू गिनी द्वीप के समीप यह 2 भागों में विभक्त हो जाती है। न्यू गिनी, कहां पर? न्यू गिनी द्वीप के समीप यह 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एक शाखा न्यू गिनी के उत्तरी तट के सारे प्रवाहित होती हुई विपरीत विषुवत रेखीय धारा को जन्म देती है। दूसरी दक्षिण की ओर बहकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय गर्म धारा में विलीन हो जाती है। उसके बाद है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। कौन सी? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वार्म करंट है ये। दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म धारा का दक्षिण की ओर प्रवाहित भाग ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ बहती है। कारण स्वरूप इसे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट या न्यू साउथ वेल्स की गर्म धारा, ये याद करना आपने। न्यू साउथ वेल्स क्या है? न्यू साउथ वेल्स क्या है भाई? ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको अलग अलग प्रांत दिखेंगे। क्वींसलैंड के नीचे आपको क्या मिलेगा? अब तो भाई न्यू साउथ वेल्स के बगल से जाएगी तो नाम क्या हो गया? न्यू साउथ वेल्स। वैसे क्या उसका नाम? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। याद हो गया? इसके कारण ऑस्ट्रेलिया का सुदूर दक्षिणी पूर्वी भाग एवं न्यूजीलैंड के चारों ओर ऊंचा तापमान बना रहता है। क्या बना रहता है? 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, यानी 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के पास पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण विक्षेप बल एवं पछुआ हवाओं के प्रभाव से यह धारा पूर्व की ओर मुड़ जाती है। डिफ्लेक्शन फोर्स एंड वेस्टर्लीज, डिफ्लेक्शन फोर्स एंड, अंडरलाइन कर दीजिए उसको। अगला है दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। प्रशांत महासागर में पछुआ हवाओं के प्रभाव से 40 से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास एक प्रबल धारा पश्चिम से पूर्व दिशा में तस्मानिया तथा दक्षिण अमेरिका तट के मध्य प्रवाहित होती है। अब तस्मानिया कहां? ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक छोटा सा भूखंड दिख रहा होगा आपको, उसको तस्मानिया बोलते हैं। उसकी राजधानी हुबर्ट है। क्या है? हुबर्ट है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में एक स्ट्रेट पड़ती है, उसको बास स्ट्रेट बोलते हैं। 2 स्ट्रेट इंपॉर्टेंट होती है ऑस्ट्रेलिया में, एक नीचे वाली बास स्ट्रेट और एक ऊपर वाली टॉरस स्ट्रेट। कौन सी? टॉरस जल संधि। और नीचे वाली बास स्ट्रेट। तो बास स्ट्रेट किस किस के बीच में? तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तस्मानिया का जो नाम पड़ा है वो एबेल तस्मान के नाम पर पड़ा है। ये एक नेविगेटर था जो खोज रहा था नई धरती, ठीक है। तो भाई अत्यधिक जल विस्तार तथा गरजती चालीसा यानी रोरिंग 40s के कारण यह एक प्रबल धारा का स्वरूप धारण कर लेती है, जो तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई सुदूर पूर्व में जाने पर 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा हॉर्न अंतरीप से होकर अंध महासागर में चली जाती है। एक शाखा कहां से?
केप हॉर्न जो है वो दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है। क्या है? साउथ अमेरिका का जो लास्ट या फार साउथ पॉइंट है उसका नाम है केप हॉर्न। ठीक है, तो केप हॉर्न से कहा? अंध महासागर में चली जाती है। दूसरी शाखा उत्तर की ओर मुड़कर पेरुवियन करंट, जिसका नाम महान भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के नाम पर हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, तो पेरू की धारा से मिल जाती है। सिर पे हाथ ना लगाएं कृपया। ठीक है, पेरू की धारा या हम्बोल्ट करंट से मिल जाती है। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ रहे हैं हम्बोल्ट करंट के बारे में या पेरू की ठंडी धारा के बारे में। पेरू एक देश है साउथ अमेरिका में, बाईं तरफ देखिए। पेरू की कैपिटल लीमा है, दिख रहा है? उसके नीचे चिली होगा, मिर्च के आकार का देश, उसकी कैपिटल सेंटियागो है। पेरू के ऊपर क्या है? इक्वेडोर है, उसकी कैपिटल कहां है? क्विटो है। ध्यान रखना, क्योटो प्रोटोकॉल अलग चीज है, वो क्योटो जापान में है, ये क्विटो है। ये क्या है? एक बार क्वेश्चन आया क्योटो कहां का शहर है, लोगों ने लिख दिया इक्वेडोर का राजधानी। इक्वेडोर की राजधानी क्विटो है, जापान का है क्योटो शहर, वो अलग है। समझ में आ गया? पर्यावरण में पढ़े थे, क्या था क्योटो प्रोटोकॉल? पर्यावरण से संबंधित है ना, बहुत बढ़िया। तो इंटरव्यू में पूछा ना कि देहरादून और ऋषिकेश में क्या अंतर है, कुछ समझ में आया नहीं। उसने कहा कि यहां भी इंसान रहते हैं, वहां भी इंसान रहते हैं। सारे इंटरव्यूइंग जो ऑफिसर थे वो हंस गए तो अच्छे नंबर दे दिए उन्होंने, बट ऐसा नहीं होता है। वो जमाना अलग था, सन 2002-3-4 की बात है ये, तब के लोग अलग थे, बड़े नरम दिल लोग थे। अब बड़े कैसे हैं? तो कृपया जो आपके उत्तर होने चाहिए वो इस प्रकार के होने चाहिए कि क्या लगे कि हाँ बुद्धिजीवी है कोई व्यक्ति, जो सामने जीव बैठा है वो क्या है? बुद्धिजीवी है। स्टूपिड वाले आंसर नहीं देने हैं आपको। कहां तक पहुंचे हम लोग? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो है वो आधुनिक भूगोल के पिता हैं। ठीक है, और मैंने कहा इक्वेडोर ऊपर दिख रहा होगा आपको, उसकी राजधानी क्विटो है। हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कोटोपैक्सी यहीं पर है। चिम्बारेजो भी होगा, कोटोपैक्सी भी होगा। हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कोटोपैक्सी कहां है? अगर पूछेगा हाईएस्ट वोल्केनो कहां है, तो वो ओजोस डेल सलाडो है, वो नीचे है, वो चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पर है। ओजोस डेल सलाडो कौन सा? ढूंढ लो, अर्जेंटीना चिली की बॉर्डर पर कहीं आपको दिख रहा है? संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज कहां पर है? साउथ अमेरिका में है। उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? एकांकागुआ है। एंडीज की हाईएस्ट पीक क्या है? तो 3 क्वेश्चन याद रखने हैं आपने। एंडीज पर हाईएस्ट वोल्केनो कोटोपैक्सी भी है, एंडीज की हाईएस्ट पीक एकांकागुआ है, और हाईएस्ट वोल्केनो जो कि एक्टिव नहीं है ओजोस डेल सलाडो, वो भी एंडीज पर है। वो भी कहां है? एंडीज पर है। याद हुआ? हाँ जी, समझ में आ गया इतना? अरे भाई समझ में आ गया। तो हम्बोल्ट और पेरू की ठंडी धारा के बारे में बता रहा हूं। दक्षिणी प्रशांत महासागर में अंटार्कटिक प्रवाह, कौन सा प्रवाह? अंटार्कटिक ड्रिफ्ट, जब दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर पहुंचता है, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर पहुंचता है, तो केप हॉर्न से टकराकर, कहां से? फार साउथ पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका, केप हॉर्न से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ जाता है। फिर यह पेरू देश के पश्चिमी तट के साथ उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, आगे चलकर दक्षिणी प्रशांत प्रवाह से मिल जाता है। पेरू के समीप इसे पेरुवियन की धारा कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसको अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने खोजा, भूगोलवेत्ता थे, इसलिए इसे हम्बोल्ट की करंट के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश पीसीएस ने 2017 में पूछ लिया है क्वेश्चन। ठीक है, अगला है अंटार्कटिक प्रवाह, अंटार्कटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मैंने बता दिया, पवनों के प्रवाह के वेग के कारण, प्रवाह वेग के कारण जब जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रवाह, ड्रिफ्ट कहा जाता है।
तो अंटार्कटिक प्रवाह, अंटार्कटिक महासागर का जल प्रशांत महासागर के जल के संपर्क में आकर पश्चिम से पूर्व की ओर ठंडी जलधारा के रूप में प्रवाहित होता है। यह पूर्वार्ध पछुआ पवनों से प्रभावित होती है। इससे इसी कारण इसे पछुआ पवन प्रवाह, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। अंटार्कटिक प्रवाह को वेस्ट विंड ड्रिफ्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि पूर्वार्ध पछुआ पवनों से प्रभावित होता है, इसलिए इसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहा जाता है। पछुआ मतलब वेस्टर्लीज, पछुआ मतलब वेस्टर्लीज, है ना। आप आर्किटेक्ट बने, क्या बने? अब जब आप यहां पे आर्किटेक्ट हो तो यहां पर खिड़की और दरवाजे जो खोलेंगे आप, उनकी डायरेक्शन अलग होगी। जब आप वेस्टर्लीज वाले पार्ट में होंगे तब आप अपना आर्किटेक्चर यानी आर्किटेक्ट वाला सिस्टम नहीं चलाओगे वहां पर, क्योंकि हम यहां पर चाहते हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई यहां से धूप आए खिड़की से, यहां से हवा आए, यहां से वेंटिलेशन हो। जब आप वेस्टर्लीज वाले में होंगे तो जिस तरफ से वेस्टर्लीज आएगी उस तरफ आपने डेड वॉल करनी है, ताकि अंदर ना आए ठंडी हवा। पता चला इतना ठंडा हो गया कमरा की सुबह आइसक्रीम बन के, क्या समझ में आ रहा है? तो वेस्टर्लीज वाले पार्ट, वहां तो ठंडी हवाएं चलती है, वहां थोड़े आप अपना कीजिए हवा यहां से आती है, खिड़की बना दी बड़ी बड़ी। वहां तो छोटी छोटी खिड़कियां बनेंगी, अगर बनेंगी भी तो, ताकि अंदर की ऊष्मा अंदर ही रहे। तो वहां के आर्किटेक्ट अलग होते हैं, यहाँ के आर्किटेक्ट क्या है? वहां का वास्तु अलग है, यहाँ का वास्तु अलग है। चलो जी, अगला विपरीत विषुवत रेखीय धारा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। भाई उत्तरी तथा दक्षिणी प्रशांत विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को विपरीत विषुवत रेखीय धारा की संज्ञा दी जाती है। व्यापारिक पवनों के कारण महासागर के पश्चिमी भाग में जल के एकत्रित हो जाने से पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में एक ढाल प्रवणता, प्रवणता बोलते हैं ग्रेडियंट को, उसको बोलते हैं एक ढाल प्रवणता का विकास हो जाता है। मैंने कहा यार सारा पानी अगर एक तरफ चला जाएगा, क्योंकि ट्रेड विंड्स की वजह से उसने, ट्रेड विंड ने क्या किया, धकेला उस पानी को, वो पहुंच गया कहां पहुंच गया? वो सारा का सारा पहुंच गया इधर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जो ईस्ट इंडीज वाला पार्ट है। तो एक ढाल बनेगा बीच में। अब जा रही थी इधर को धाराएं, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, अब एक बीच में से पानी वापस जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे? काउंटर इक्वेटोरियल करंट। क्या बोलेंगे? तो विपरीत विषुवत रेखीय धारा की संज्ञा दी जाती है। व्यापारिक पवनों के कारण महासागर के पश्चिमी भाग में जल के एकत्रित होने से पश्चिम से पूर्व दिशा में एक सामान्य ढाल प्रवणता का विकास हो जाता है, जिस कारण जल एक धारा के रूप में ढाल के सारे पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने लगता है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। प्रशांत महासागर में विपरीत विषुवत रेखीय धारा सर्वाधिक विकसित है। भाई इतना लंबा है प्रशांत महासागर। मैंने कहा अटलांटिक महासागर में कहां से कहां गई है, देखो यहां से सिर्फ यहां गई, यहां से यहां गई, लेकिन पैसिफिक ओशन में देख रहे हो यहां से शुरू हो गई वो, और कहां तक गई? हजारों किलोमीटर दूर तक जाती है। तो सबसे ज्यादा विकसित कहां पे है? काउंटर इक्वेटोरियल करंट सबसे ज्यादा विकसित कहां पर हुई है? पैसिफिक ओशन में। इतना क्लियर हो गया? यह धारा पश्चिम में मिंडानाओ के, पूर्व में पनामा की खाड़ी तक प्रवाहित होती है, मिंडानाओ से। अब मिंडानाओ इज अ पार्ट ऑफ फिलीपींस। मैंने कहा फिलीपींस के 3 आइलैंड है, लुजोन, मिंडानाओ एंड पालावन, है ना। और भी है छोटे बड़े, पर 3 बड़े आइलैंड है। कौन कौन से? लुजोन, मिंडानाओ एंड पालावन। तो मिंडानाओ से शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है? पनामा की खाड़ी। पनामा कहां पड़ा है आपका? हाँ जी, अरे पनामा कहां पड़ा? पहले सिगरेट आती थी पनामा के नाम से, बूढ़े लोग पीते थे पनामा। सबसे ज्यादा कैंसर का कारण बना हो, कारण उसमें फिल्टर नहीं था। फिल्टर भी लगाओगे तो भी कैंसर होगा, क्योंकि जो कागज होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है, जो टोबैको है वो तो है ही कार्सिनोजेनिक, कैंसरस। अरे भैया पनामा मिल गया। एक बार उसने क्वेश्चन पूछा कि वो कौन सा देश है जो मिडिल अमेरिकन कंट्री को साउथ अमेरिका से जोड़ता है। साउथ अमेरिका में भी कोलंबिया से जोड़ता है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। क्या है?
तो वो देश है पनामा, और यहाँ पे कैनाल है, पनामा कैनाल। वहां से भी क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, क्योंकि इधर बढ़ गया अटलांटिक, इधर बढ़ गया पैसिफिक, पैसिफिक थोड़ा ऊपर है, अटलांटिक का पार्ट थोड़ा नीचे है। अगर उस नहर को हमने खुला छोड़ दिया तो जो इस्टुमस ऑफ पनामा है वो पूरा टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा पैसिफिक का पानी एंटर कर जाएगा। कहां? इसलिए चैम्बर्स बने हुए हैं वहां पर। तो जहाज आगे बढ़ता है, चैम्बर बंद रहता है पहले आगे, फिर पीछे का चैम्बर बंद होगा, आगे का चैम्बर खुलेगा, फिर जहाज आगे बढ़ेगा, फिर पीछे का चैम्बर क्या होगा? उन चैम्बरों में पानी भर भर के बड़ी देर लगती है यहां पर जहाजों को पार होने में। स्विच कैनाल जैसा नहीं है। कारण क्या है? पैसिफिक बहुत बड़ा महासागर है और अटलांटिक पैसिफिक की तुलना में छोटा है। दोनों के वाटर लेवल का जो डिफरेंस है वो क्या है? थोड़ा सा अंतर है। अगर इतना भी अंतर होगा तो अरबों गैलन पानी इतने में, खाली अरबों गैलन का क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। जहां पर इसकी उपशाखाएं दक्षिण की ओर मुड़कर पनामा की खाड़ी में समाहित हो जाती। हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है आपका अल नीनो। क्या आ रहा है? अल नीनो, और फिर थोड़ा सा ला नीनो। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लेना सफल हो गया। कितना? तो अल नीनो को मैं अलग से समझा देता हूं अगली क्लास में। ठीक है इसी का पार्ट, लेकिन थोड़ा लंबा है। सबसे पहले डायग्राम बनाना है, आपने डायग्राम सीखना है। उसमें जो एरो दिख रहे हैं आपको, वो रूट है अल नीनो का। दिख रहा है बीच में? दिख रहा है? तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद मैं इस क्लास को कराऊंगा। ठीक है।